Hello everyone and welcome to my channel The World According to JMM. First of all, very good morning to all of you. As we all know that we have started class 6 science NCERT. So continuing this, I reached chapter 9. ओके तो आप लोगों ने ये कंटेंट देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 NCERT का नेक्स्ट चैप्टर 9 है। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है आपका वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाला चैप्टर है। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं बट ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके क्योंकि साइंस के इस चैप्टर को इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके ये अब आपके सामने क्या दिख रहा है? ऊँट दिख रहा है ना। अब ये बताइए ऊँट के पैर कैसे दिख रहे हैं आपको? छोटे दिख रहे हैं या फिर लंबे दिख रहे हैं? लंबे दिख रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर। इसके पैर का लेंथ इतना लंबा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि ऊँट के पैर का जो लेंथ है वो इतना लंबा दिख रहा है तो क्यों? लंबा दिखने का कारण क्या है? ऊँट की टांगें लंबी होने का कारण ये है कि ऊँट कहाँ रहता है? मरुस्थल में रहता है। ओके ऊँट डिज़र्ट में रहता है और डिज़र्ट में रहने के कारण इसको बहुत गर्मी होती है। ओके बहुत गर्मी से इसे बचना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ओके ऊँट को डिज़र्ट में जब वो रहता है तो उससे वहाँ पे बहुत गर्मी होती है ना, तो बहुत गर्मी से बचना होता है इसे, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में रहता है और डिज़र्ट में पानी की कमी होती है। आप जहाँ भी रहते हैं आप खुद को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। पता है आपको जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम लोग क्या करते हैं? एडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे आसपास जो भी कुछ चेंजेस होता है हम लोग उस चेंजेस के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। और सच भी यही है कि अगर आप परिस्थिति से लड़ते रहेंगे और खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं तो वह चीज़ आगे ले जाकर खुशियाँ देती हैं। तो यही एग्ज़ाम्पल है कैमल का मैंने लिया है कि जो कैमल होता है वो मरुस्थल में रहता है। उसके जो टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं जिससे वहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, वहाँ की जो सैंड जो भी बालू रेत होता है वो बहुत हीट होता है। ठीक तो वहाँ के लैंड पर जितने भी मिट्टी बालू रेत की हीट हैं उस हीट से कैमल खुद को बचा सके, इसीलिए उसकी टांगें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। और क्या क्या देखते हैं ऊँट में? देखिए ऊँट में आपको ये आप साइड में यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कुबड़, हम्प बोलते हैं ना। तो इसे हम हम्प बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है डिज़र्ट में पानी की कमी होती है तो ऊँट हमारा जो होता है वो पानी की कमी से जूझ रहा होता है। तो पानी को स्टोर करने के लिए उसके पास क्या होता है? हम्प होता है। और वहाँ पे अगर पानी की कमी हुई, सपोज़ अगर आपके मोहल्ले में पानी की कभी कमी हो जाती है तो उस टाइम आप क्या करते हो? शावर से नहाओगे? नहीं ना, पानी की बचत करने के लिए बाल्टी और एक मग से नहा लोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि पानी की कमी है। सेम चीज़ कैमल भी यहाँ करता है कि इसको पता होता है यहाँ कि वो जहाँ रहता है वहाँ पानी की कमी है। तो ये क्या करेगा? इसकी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल का जो यूरिन निकलता है उसमें भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है। ओके कैमल के यूरिन में भी वाटर अमाउंट स्मॉल होता है और कैमल को कभी भी पसीना नहीं आता है और बहुत दिनों तक कैमल बिना पानी के रह सकता है। ये सारे चेंजेस उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें होते हैं। और एक चीज़ है कि जो कैमल का जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है। कैमल की जो पॉटी होती है वो कैसी होती है? सूखी होती है क्योंकि उसमें भी वाटर अमाउंट नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए यही हम एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे कि मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ओके
अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऊँट का स्ट्रक्चर होता है वही उसको डिजर्ट में रहने के लिए एबल बनाता है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर जो रेत की गर्मी से काफ़ी दूर रहे। ओके। और उनका जो मूत्र उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है और जिनका मल होता है वो शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर में जल का ह्रास या फिर जल की कमी बहुत कम होती है, इसलिए जल के बिना वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। अगर उन्हें पसीना होगा तो उनके बॉडी से पानी निकलेगा, ठीक है, इसीलिए उनका पसीना नहीं होता है तो उनके शरीर में जो उनका जो वाटर अमाउंट बॉडी में रहता है वो कम नहीं होता है। इसी तरह से वो काफ़ी दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। ओके। कहने का मतलब ये छोटे से एग्जाम्पल से एनसीईआरटी आपको बताना चाह रही है, लाइन बाय लाइन ये आपको बताना चाह रही है कि आपके शरीर में बदलाव होते हैं जिससे चेंज होते हुए भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर सकें। ओके। अब आगे चलते हैं। ये क्या नज़र आ रहा है, जल्दी बताइए। यस, आपको एक मछली दिख रही है। ओके। और मछली का ये स्ट्रक्चर यानी गिल्स क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, गिल्स दिख रहा है ना, जिसे क्या बोलते हैं, गलफड़ा। ओके। मछलियों में गिल्स का क्या काम है? क्या मछली सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आती है? नहीं। अच्छा एक और बात बताइए, आपने डॉल्फिन को देखा है, वो पानी से उछलकर ऊपर आती रहती, क्यों? और मछलियाँ जो होती हैं वो ऊपर नहीं आती हैं क्योंकि मछलियाँ अंदर ही सांस लेकर तैरती रहती हैं। यस, वेरी गुड। जो मछलियों में जो गिल्स होता है वो इसलिए मौजूद होता है जिससे पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है मछलियाँ उसको अंदर ले सकें। ओके। गिल्स के थ्रू पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है मछलियाँ उसको ब्रीदिंग के थ्रू अपने अंदर लेती हैं, ठीक है। तो मछलियाँ जो रेस्पिरेशन करती हैं वो किसके थ्रू करती हैं? गिल्स के थ्रू करती हैं। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मीन्स आपका घर, जहाँ आप रहते हैं वहीं पर आसपास के लोगों से मिलोगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे कि जया मैम के जो पड़ोसी हैं वो मेरे भी पड़ोसी हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पड़ोसी जो आपके घर के बगल में रहते हैं वो आपके पड़ोसी हैं। ओके। या फिर अगर जब तक आप हमारी सोसाइटी में नहीं रहोगे तब तक मेरे पड़ोसी आपके पड़ोसी नहीं कहलाएंगे, ठीक। तो हैबिटेट का मतलब भी यही होता है, आपका अपना घर यानी आवास। ओके। जब कोई जंतु हैबिटेट में रहता है तो अपने जैसे प्रजातियों से इंटरेक्ट करता है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वही उसका आवास कहलाता है। मीन्स वही उसका क्या होता है, हैबिटेट कहलाता है। ओके। और जो ये हैबिटेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय, मीन्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब हम पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है। अब एक बात बताइए, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करते हो, ग्रास लैंड हो या डिज़र्ट हो, सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ज़मीन पर होती हैं ना, पानी पर तो होती नहीं है। यस, तो इसे ही हम बोलते हैं स्थलीय आवास या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके। जैसे जो चीज़ें ज़मीन पर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थलीय आवास। और हम बात करते हैं इसके अलावा पॉन्ड है, रिवर है, सी है, लेक हैं, सारे के सारे एक्वेटिक हैं। ओके। बेसिक सी बात है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी आपको बताना चाह रही है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन हो गया, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सारे क्या हैं, स्थलीय आवास हैं। ओके, मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और हम जब बात करते हैं जलाशय या फिर दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र या फिर जहाँ पेड़ पौधे या जंतु जल में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जलीय आवास बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। ओके। यहाँ पर देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को फिगर के थ्रू शो किया गया है कि यहाँ पर क्या, ये फॉरेस्ट है ना, आप फॉरेस्ट को देखिए या फिर ग्रास लैंड को देखिए या फिर डिजर्ट को देखिए, ये सारे किसके टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। ओके। इसके बाद आता है एक्लेमेटाइजेशन मीन्स पर अनुकूलन। देखिए क्या होता है,
परिनुकूलन ये क्या होता है, इसको चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है देखो, अच्छा भी मान लो आपका अचानक से जगह बदल जाए, कि अगर आपके जो सोने की जगह है वो बदल जाए, जैसे आपके घर पर कोई रिश्तेदार आ जाए और आपको कहा जाए कि आप ड्राइंग रूम में सो जाइए, आपका रूम जो है वो आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको दे दिया जाता है। और जब भी हमारा जगह चेंज होता है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, बिल्कुल होती है। और मान लो आप उस बदले जगह पर 3-4 दिन लगातार आपको वहीं सोना पड़े, तो नींद जो हमारी होती है वो बस 1 से 2 दिन डिस्टर्ब होती है, उसके बाद आदत पड़ने लगती है। अच्छा ठीक है, इसी को बोलते हैं पर्यानुकूलन या फिर एक्लेमेटाइजेशन। ओके, जैसे मान लीजिए आप प्लेन्स में रहते हो, मैदानी एरिया में रहते हो और आप चले गए माउंटेन पर। आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, और धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाते क्या आपकी जो बॉडी है वो एक्लेमेटाइज होने लगती है। यानी आपकी बॉडी ये समझ जाती है कि अब मुझे ऐसे ही कंडीशन में रहना है, और ये फंडा क्या होता है वो अपना लेती है। ये सेम फार्मूला आपकी लाइफ पे भी अप्लाई होता है। जैसे एक बात सुना है आप लोगों ने ना, पेन प्लेजर प्रिंसिपल। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पेन प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है। जब भी कोई चीज़ मुझे पेन देती हो, ओके, अगर उस दर्द को हम कंटिन्यू रखते हैं तो वही जो पेन होता है बहुत ही जल्दी प्लेजर में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठते हो ना, ऐसे आराम से 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हो, बट अगर आपको जिम ज्वाइन करना है या फिर मॉर्निंग में स्टडी करना हो या फिर एक्सरसाइज करना हो, इसके लिए आपको डेली रूटीन से पहले उठना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको बहुत अच्छी सुंदर आकर्षक बॉडी अगर बनानी है, तो जब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे या फिर सेकेंड डे सुबह उठेंगे तो उस समय बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत दर्द होता है ना, दिक्कत होती है बिस्तर को छोड़ने में, बहुत दिक्कत होती है दौड़ने में या चलने में, या फिर पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, बार बार नींद आता है, होता है ना ऐसा? यस, सबके साथ होता है। क्योंकि उस समय आप लेज़ी हो चुके होते हो, उस टाइम आप डेली सोते हो, इसलिए आपको स्टार्टिंग में जब मॉर्निंग में उठते हो तो ऐसा फील होता है। बट अगर आप इसी दर्द को कंटिन्यू करोगे, मीन्स डेली डेली आप उसी टाइम पे उठना शुरू कर दोगे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आपको ऐसे दर्द फील होगा। उसके बाद आपकी बॉडी उस दर्द को एक्सेप्ट कर लेगी और फिर उस दर्द में मज़ा आने लगेगा। मीन्स कि फिर उसी टाइम डेली उठेंगे ना, तो फिर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही चीज़ रूटीन में बनाने लगोगे जब, तो फिर बाद में आपकी बॉडी इस नए सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, इसलिए तमाम अच्छी अच्छी किताबें में जो कहा जाता है कि लाइक नथिंग ग्रेट कम्स इन द कम्फर्ट जोन। नथिंग ग्रेट कम्स इन द कम्फर्ट जोन मीन्स जो आरामदेह वाला एरिया बना रखा है हमें उससे बाहर निकलना होगा। ओके, क्योंकि जो बॉडी के साथ होता है एक्चुअली वो हमारे साथ भी होता है, हमारी लाइफ का भी वही सेम फंडा है। ओके, अब आगे चलते हैं। सेम पेन यही होता है, सुबह की पढ़ाई के लिए जब हम उठते हैं तो भी मुझे लगता है कि सुबह उठना है, अब तक सोते कितना अच्छा रहता है ना, लेकिन ये सुबह आप उठते हो 2-4 दिन 10 दिन कंटिन्यू पढ़ने के बाद आपके टेस्ट में बस एक बार अच्छा मार्क्स आता है, तो वो चीज़ आपको खुशी देती है ना कि हाँ अच्छा हुआ हम सुबह उठ के पढ़ते थे, देखो मेरा कितना अच्छा मार्क्स आ गया ना। ओके, तो इसी को कहते हैं पेन प्लेजर प्रिंसिपल, कि जो चीज़ें स्टार्टिंग में पेन देती हैं बाद में वही क्या होती है, प्लेजर में बदल जाती हैं। ओके, अब आगे चलते हैं कि जब आप अपने हैबिटेट में रहते हो तो आपको धूप पानी मिलता है, हवा भी मिलता है, और साथ ही साथ आप भी वहाँ मौजूद हो आपके इन्वायरमेंट में, या फिर आपके इन्वायरमेंट होता है आप उस इन्वायरमेंट के एक अहम हिस्सा हैं। ओके, कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपके हैबिटेट में जो भी चीज़ें हैं, जैसे एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, या फिर आप खुद भी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हैबिटेट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्या, लिविंग्स, और एक होता है नॉन लिविंग्स ना। ओके, तो हैबिटेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है बायोटिक, दूसरा क्या है अबायोटिक।
जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो सारी बायोटिक के अंतर्गत आती हैं, और जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं वो सारी अबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। ओके, जैसे सजीव में क्या क्या हो गए, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, ये सारे बायोटिक में आते हैं। ओके, बायोटिक हैबिटेट। और अबायोटिक में क्या क्या आता है, सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या हैं, अबायोटिक है। ओके, जैसे आप खुद भी बायोटिक हैं, कोई भी पौधा है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, या फिर जो आप लोग अपने घर में जानवर को पालते हो, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक हैं। ओके, तो बायोटिक को बोलते हैं जैव घटक और अबायोटिक को बोलते हैं अजैव घटक। ओके, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में बताया जा रहा है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु क्या हैं, जैव घटक हैं। उसके अलावा चट्टान है, मिट्टी, वायु, जल या फिर इनके जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं क्या है, वो अजैव घटक हैं। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा है, ये भी किस में आता है, अजैव घटक में आता है। ओके, अब एक नया वर्ड के बारे में जानते हैं, वो क्या है, एडाप्टेशन। ओके, तो एडाप्टेशन क्या होता है, जैसे कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर में आरबीसी के साथ क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके साथ क्या होगा, बताइए, कमी होती है या फिर इंक्रीज होता है। आरबीसी की कमी होती है या इनकी, जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो चलिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ना, यानी हर एक कोशिका में O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना या परिवहन करना। ठीक है, जब ऊंचाई पर गए तो बाहर ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो शरीर कहता है कोई बात नहीं, अगर बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम है तो जितना O2 मिल रहा है हम उसी से काम चलाते हैं। अब आरबीसी क्या करती है, हम आरबीसी की संख्या को बढ़ा देते हैं ताकि O2 जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ज़्यादा आरबीसी कैप्चर करके सेल पर ले जा सके। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है और आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है वह उसका नंबर बढ़ जाता है। ओके, आपने देखा होगा जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं उनके गाल कैसे होते हैं, बहुत लाल लाल होते हैं ना, टमाटर जैसे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। इसका मतलब शरीर ने खुद को अडॉप्ट कर लिया कि हम ऐसे क्षेत्र में या फिर ऐसी ऊंचाई पर आ गए हैं जहाँ पर ऑक्सीजन मुझे कम मिलेगा, तो खुद को परिस्थिति के हिसाब से आरबीसी को बढ़ाकर क्या होगा, इन्वायरमेंट में ढालना होगा। इसे ही बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया गया है किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, इसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन। और ये अनुकूलन होता है वो अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्ष की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटक में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तन के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं या तो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, मीन्स खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि क्या ये जो एडाप्टेशन होता है वो तुरंत हो जाता है, नहीं, किसी भी तरह के एडाप्टेशन लंबा समय लगता है। जितने भी अजैविक घटक होते हैं उनके परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। अगर आप बदलते समय के साथ खुद को नहीं ढालोगे तो क्या होगा, जैसे अब का समय बदल रहा है और आप पूछना कि मम्मी पापा का टाइम आपको क्या लगता है, जैसे अभी के समय को अगर आप मम्मी पापा के टाइम में मैच करते हो तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं ना। अगर आपको एक जॉब मिल गई है आपके पढ़ाई की काबिलियत पर, ओके, आपको एग्जांपल देके बताते हैं कि अगर आपको एक जॉब मिल गई है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत काबिल हो, ठीक है, आपने रिटन किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, बट आपको आता ही नहीं कि हम सामने वाले से किस तरह से बात करते हैं, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मीन्स अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो आप इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाओगे।
अगर आप सामने वाले से बात नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके पास वो बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो क्या आप टिक पाओगे? भले ही आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया हो, आप नहीं टिक पाओगे, रिप्लेस कर दिए जाओगे किसी टैलेंटेड पर्सन से। ओके, जो ओवरऑल टैलेंटेड होगा उसके थ्रू आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि अगर आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को नहीं डालोगे तो मर जाओगे। यहाँ लिखा है ना, तो क्या होते हैं लोग अगर नहीं डाल पाते हैं तो मर जाते हैं। ओके, यहाँ यही बात कही जा रही है। हमेशा ध्यान रखना कि एडाप्टेशन लंबी प्रक्रिया है, ये छोटी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जो भी अजैविक कारक होते हैं या फिर जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं उनके चेंजेस करने में समय लगता है। गॉट इट? अब डिज़र्ट की बात करते हैं। आपने देख लिया होगा कि डिज़र्ट में कैमल होता है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग इस चैप्टर का मैंने कैमल से ही किया था। ओके, तो डिज़र्ट में कैमल होता है, कैमल का पैर लंबा होता है। ओके, कैमल के यूरिन में लेस वाटर होता है, कैमल का जो डंग होता है उसमें भी वाटर लेस होता है, कैमल को पसीना नहीं होता है ना। इसी तरह से कैमल क्या होता है, अपनी बॉडी पानी को बचा कर रखता है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, लिखा है बिल में मरुस्थलीय जंतु। ये देखिए ऊपर क्या है, ये सॉइल है, उसके अंदर सारे बिल बना करके देखिए यहाँ पे चूहा छोटा सा दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे चूहा है और यहाँ पर क्या है, ये स्नेक है ना। तो बताया जाए कि कैमल तो ठीक है, कैमल के पास पैर लंबे हैं और कैमल का यूरिन में लेस वाटर है, इस तरह से कैमल में कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कैमल तो खुद को डिजर्ट में अडॉप्ट कर ले रहा है। लेकिन जब हम चूहा या फिर सांप इनकी बात करते हैं तो ये कैसे रहते हैं? ये तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ना, इसमें तो प्रॉब्लम है कि ये कैसे रहते होंगे, क्योंकि चूहा तो क्या रहता है, पृथ्वी पे ही रहेगा। मीन्स वो तो ऐसा नहीं कि उसका पैर लंबा कर देंगे वो कैमल की तरह ऊंचाई पर हो जाएगा। चूहा तो छोटा ही होता है ना, वो लैंड पे ही रहेगा। तो बताइए, जो यहाँ पे चूहा है, सांप है, क्या इनके पैर लंबे कर सकते हैं? नहीं। तो फिर कैसे ये डिजर्ट में रहेंगे? ये ज़मीन के अंदर बरो या फिर बिल बना कर रहते हैं, और रात में जब टेम्परेचर कम होता है तो ही ये बिल के बाहर निकलते हैं। तो दिन भर कहाँ रहते हैं? दिन भर बिल में रहते हैं। ओके, ये इनके एडेप्टेशन का रूल है। वहाँ के जो सांप है फिर चूहा है, वो दिन भर कहाँ रहते हैं? बिल बना के रहते हैं, बिल के अंदर। और जब रात में टेम्परेचर कम होता है तो वो कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं बिल के। यहाँ पे देखिए, ये बताया जा रहा है मरुस्थल में रहने वाले चूहे सांप ऊँट की भांति लंबे पैर तो नहीं होते हैं, बट दिन की तेज़ गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर बिल बना के रहते हैं, और रात्रि के समय जब तापमान कम होता है तो ये बाहर निकलते हैं। ओके, अब ये क्या दिख रहा है आपको? ये कैक्टस प्लांट दिख रहा है ना। तो डिज़र्ट में कैक्टस भी होता है, यानी जहाँ पानी की कमी है वहाँ पौधे भी सर्वाइव करते हैं। एनिमल के साथ साथ पौधे भी सर्वाइव करते हैं। मैंने आपको पढ़ा ना ट्रांसपिरेशन, याद है? यस, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये पत्तों में होता है ना। तो अब बताओ, ये डिज़र्ट प्लांट है जो आपको दिख रहा है फिगर में। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, कुछ पौधों में पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं, इसीलिए इससे पत्तियों से होने वाला जो हमारे ये होता है ट्रांसपिरेशन में जल में हरास नहीं होता है या फिर जल की कमी नहीं होती है। जैसे नागफनी की पत्तियाँ भी मैंने आपको जो दिखाया, उसकी संरचना आप देखते हैं ना। देखिए फिर से दिखाती हूँ, यहाँ पर बुक में बनाया गया फिगर, ये देखिए ये क्या है, ये कैक्टस प्लांट है। अब यहाँ पर देखिए कैक्टस पे कांटे नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके पत्ते ही हैं जो कांटे बन गए हैं। अगर ये कांटे न होते तो पौधे में ऐसे फैले रहते, तो इनके पत्तियों का सरफेस ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। इसीलिए ये पौधे क्या करते हैं, पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पत्तों का सरफेस एरिया कम हो जाए और ट्रांसपिरेशन भी कम हो, क्योंकि ये डेजर्ट में पाए जाते हैं और डेजर्ट में वाटर की कमी होती है। और आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में ये बताएंगे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण वो पत्तों में होता है, बट यहाँ पर तो पत्ते ही नहीं है, या फिर अगर पत्ते हैं तो बहुत छोटे हैं, या फिर पत्ते जो हैं वो कांटों के रूप में हैं। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा?
यहाँ पर डेजर्ट के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? यस, टेल मी आंसर। यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस स्टेम करता है, तना। वो कैसे, अभी बताते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्टेम कि क्या जो तना होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, या फिर वो बोले स्टेम कैन नेवर डू फोटोसिंथेसिस, तना कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? बताइए, ये बात सही है या गलत? अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तना जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपने नॉर्मली साइंस में पढ़ा होगा तो बोलोगे कि नहीं नहीं, तना तो कभी नहीं करता है, हमने तो बस पत्तियों में पढ़ा है कि पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस करती हैं। बट अगर डिटेल्स एनसीईआरटी में कभी भी पढ़े होगे ध्यान से, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हाँ, पत्तियों के साथ साथ तना भी फोटोसिंथेसिस करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो, कभी कभी किसी कंडीशन में तना जो होता है स्टेम, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। फॉर एग्जांपल कैक्टस को ले लीजिए। कैक्टस प्लांट में जो तना होता है वही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ओके। और जो कैक्टस लीव्स होती हैं, जो कैक्टस की पत्तियां होती हैं, उस पर वैक्सी मोम जैसा कोई पदार्थ होता है, ठीक है, जिससे जो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को रोकता है। और जो ये कैक्टस होता है, उनके रूट्स, उनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, जिससे पोषक तत्व और पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि पानी तो बहुत गहराई में होता है। अगर वो जड़ें गहराई तक नहीं जाएंगी तो पौधों को पानी कैसे मिलेगा? इसीलिए जितने भी डिजर्ट प्लांट होते हैं, अगर हम कैक्टस की बात करते हैं तो उनकी जड़ें कैसी होती हैं? गहराई तक होती हैं, ठीक है। और कैक्टस की पत्तियाँ बिल्कुल नीडल शेप की होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, और पत्तियाँ झुकी हुई होती हैं, ओके, या फिर स्लोप में होती हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष। जैसे भी कैक्टस में क्या पड़ा? कैक्टस की जो पत्तियाँ होती हैं वो नीडल जैसी होती हैं, नहीं, या फिर कैक्टस की जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं ना। और उन पर क्या होता है? कैक्टस के लीव्स पर वैक्सी होते हैं, वैक्सी कोई सब्सटेंस होता है मोम जैसा। लेकिन जब हम पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, चलिए पहले एक बार उसे डिटेल समझा देते हैं, फिर आते हैं पर्वतीय माउंटेन्स पर। देखिए यहाँ पर जो कैक्टस है, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि वाष्पोत्सर्जन उनमें होता ही नहीं है, इसीलिए उनमें वाटर लॉस नहीं होता। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, ठीक। और कुछ पौधों में पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? तने में होता है। और जो तना होता है उसमें वो एक मोटी मोम परत से क्या होता है? ढका होता है, ठीक। आप देख सकते हैं बहुत ईजिली। अब देखिए जो डिज़र्ट में एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उसको यहाँ पे समराइज़ कर दिया है कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कैमल की बात करते हैं तो कैमल के लंबे पैर होते हैं, कैमल को पसीना नहीं होता है, कैमल का जो डंग होता है वो कैसा होता है? ड्राई होता है, यूरिन में वाटर कम होता है ना। या फिर रैट है, स्नेक है, ये सब कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। और जब प्लांट की बात करेंगे जैसे कैक्टस, तो कैक्टस में लीव्स एब्सेंट होते हैं, या फिर क्या होते हैं? लीव्स में कांटे होते हैं, पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। और इनके जो रूट होते हैं वो गहरी होती हैं, बहुत डीप तक जाती हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे? वैक्सी, उनमें मोम जैसा कोई परत होता है। और जो इन कैक्टस में जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो भी कौन करता है? स्टेम करता है, ओके। अब हम बात करते हैं माउंटेन की। आपने देखा होगा कि पहाड़ी, जब भी पहाड़ों पर जाते हो तो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? नीडल शेप जैसी होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, ठीक। और पत्तियाँ झुकी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए झुकी झुकी दिख रहा है ना, हल्का सा झुका हुआ है, बेंड है, तो वही पत्तियाँ कैसी होती हैं? झुकी हुई होती हैं। ये और कुछ पत्तियाँ बिल्कुल झुकी होती हैं, किस तरह से स्लोप ढाल बना होता है उस टाइप से, ओके। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? जो भी पहाड़ी पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, वो सब ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि माउंटेन पर स्नोफॉल होता है। और कोई भी जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो पौधे के ऊपर ना रहे, इसीलिए उनके लीव्स जो होते हैं
उनका सरफेस एरिया बहुत कम कर देते हैं और उनकी जो लिप्स होती है वो बेंड हुई होती है, झुकी हुई होती हैं, जिससे अगर बर्फ़ रहे वो नीचे गिर जाए। ओके, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि समांतर जो पत्तियाँ होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, मीन्स वही झुकी हुई होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल या फिर कोई भी हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये माउंटेन रीजन पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। ये है, देखिए इधर है, इधर भी है। अब एनिमल्स के बारे में कुछ जानकारी ये है कि कुछ जानवर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले आप देखते हैं क्या है, उनके बॉडी पर ज़्यादा फर होते हैं। देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए कितने ज़्यादा इनके बॉडी पर फर है ना। तो जो भी एनिमल्स माउंटेन्स पर पाए जाते हैं उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा ही फर होते हैं, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। ओके, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, इनके पैर में क्या होते हैं, थिक फर होते हैं। जैसे देखिए क्या स्नो लेपर्ड जो होता है उसके पैर में क्या होते हैं, थिक बहुत मोटे फर होते हैं, जिससे वो अगर वहाँ पे चले तो उसे ठंड ना लगे। और जो माउंटेन गोट होती है उनके पैर में क्या होते हैं, हुप्स लगे होते हैं, जिससे वो माउंटेन पर आराम से चल सके। देखिए यहाँ पे फिगर आपके बुक में बहुत डिटेल्स बहुत एक्सप्लेन करके दिया गया है, बहुत अच्छे से एकदम क्लीन फिगर है। यहाँ इसके बारे में लिखा है बगल में कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने जो जंतु होते हैं वो अपनी परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वही लिखा है कि उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका क्या करती हैं, बचाव करती हैं। और शरीर को गर्म रखने के लिए जो याक, देखिए यहाँ पे क्या है, बी वाला जो फिगर ये हमारा याक है। ठीक, अब याक कैसा होता है, याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। ओके, पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। देखिए यहाँ पर तेंदुआ जो उनके शरीर पर क्या है, फर हैं। यहाँ पे देखिए फर है ना। और यहाँ ये बर्फ़ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। और जब लास्ट में जो फिगर दिया वाइट वाइट है नीचे सी वाला, ये है क्या है, पहाड़ी बकरी है। तो पहाड़ी बकरी के जो खुर होते हैं, हुप्स, वो बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वो ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए कंफर्टेबल हो। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रासलैंड की। ये क्या होता है, ये जो ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड पर एक प्रे होता है, मीन्स जो क्या होता है, शिकार करता है। पहले तो ये बताइए कि देखिए प्रे जो होता है, एक प्रे होता है प्रार्थना करने वाला PRAY, और दूसरा एक प्रे होता है PREY, वो होता है शिकार। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा दोनों प्रे में। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो PREY प्रे में शिकार की बात करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, लॉयन क्या है, वो हिरन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसमें प्रे कौन सा हो जाएगा, हिरन, डियर। ओके, अब देखिए ग्रासलैंड मीन्स क्या होता है, लंबी घास। मीन्स यहाँ पर एक ऐसा स्थल जहाँ पर लंबे लंबे घास हो और घास के हरी ना होकर हल्की भूरी रंग की हो। जैसे हमारे लॉयन दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे जो घास है वो हरी नहीं है, लॉयन के कलर से मैच कर रही है ना, इसीलिए। कुछ जो यहाँ की जो घास होती है वो शेर के बालों के कलर की होती हैं। क्या आपने सुना है, एक वर्ड सुना है, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज बताते हैं क्या होता है। इसके कहने का मतलब है कि अगर एक ग्रासहोपर जो चिड्डा है वो घास में बैठ जाएगा तो आप उसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मीन्स कि आप जिस रंग के हैं सेम रंग आपके आसपास का भी हो तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं कैमोफ्लाज। फॉर एग्ज़ाम्पल, घास में अगर मान लो घास पूरा घास एरिया है और वहाँ पर आप घास के रंग का कपड़े पहनकर चले गए तो क्या आप दिखोगे, नहीं दिखोगे। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पर लॉयन के साथ भी होती है। इसका क्या कहना है कि लॉयन को, इसका काम ये है कि जो लॉयन होता है वो उसे भी छुप कर बैठना होता है। क्यों, भले ही लॉयन जो है वो जंगल का राजा है, लेकिन उसको भी डर है किस बात का, कि अगर मैं छुप कर नहीं बैठूंगा तो जो हमारा प्रे है, शिकार, वो भाग जाएगा ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लॉयन को भी छुप कर बैठना है, क्योंकि जो हिरन है अगर उसे पता चल गया कि यहाँ पर लॉयन है तो बहुत तेज़ भागता है। तो सबको पता है हिरन जो होता है बहुत तेज़ दौड़ता है ना। हाँ, और अगर शेर को लगा कि हिरन ने मुझे देख लिया तो हिरन भाग जाएगा, और शेर कैसे हिरन को खा पाएगा। इसीलिए शेर करता क्या है, घास के पीछे छुप जाता है। वहाँ पर घास स्थल जो होता है, वहाँ पे जो ग्रासलैंड है वहाँ पे घासें बहुत लंबी लंबी होती हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं फिगर में ना,
यहाँ पे घासें बहुत लंबी लंबी होती हैं और जो लायन होता है वो सीधी घास में छुपा हुआ होता है और इसी के रंग की घासें होती हैं। तो हिरन देख ही नहीं पाता है कि हाँ यहाँ पे लायन बैठा है। और एक चीज़ और है, जो शेर की आँखें हैं, देखिए शेर की आँखें हमेशा सामने की तरफ होती हैं। शेर की आँखें कैसी हैं, रुकिए मैं आपको अलग से फिगर में दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए शेर की आँखें कैसी हैं, बिल्कुल सामने की तरफ है ना, जबकि हिरन की आँखें देखिए बगल बगल हैं। और हिरन के कान लंबे हैं क्योंकि सोचता है कि कहाँ से मुझे आहट मिले कि शेर आ रहा है और मैं दौड़ के भागूं। तो हिरन के कान इसलिए लंबे होते हैं जिससे वो किसी के आहट को बहुत आसानी से सुन पाए और इसके कोई भी शिकारी हो या फिर लायन है उसके आने के साउंड वाइब्रेशन को ये हिरन जो है वो सुन पाए। इससे और एक बात और है कि जो हिरन है उसकी आंखें सामने नहीं साइड में होती हैं जिससे वो हर दिशा में देख भी सकता है और कान लंबे हैं जिससे वो किसी शिकारी के आने का जो साउंड वाइब्रेशन होता है वो सुन पाए। ओके, अब देखिए इनकी आंखें सामने हैं, ये तो बस सामने देखेंगे जो लायन है, लेकिन जहाँ पे हिरन जो है वो कहाँ देखेगा, वो हर दिशाओं में आसानी से देख पाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि शेर वन में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार करके मार के खा जाता है। यह मटमैले या फिर भूरे रंग का होता है। एक शेर और हिरन का चित्र देखिए मैंने जो दिखाया है वही है। इन दोनों में अंतर है कि शेर के अगले पैर के जो नखर या फिर नाखून होते हैं वो लंबे होते हैं जिससे वो क्या होता है किसी पाद उंगलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है, किसी को भी अटैक कर सकता है ईजिली। ओके, और यहाँ पे देखिए हिरन के बारे में बताया गया है, यहाँ पे वही चीज़ें बताएंगे जो मैंने आपको बताया है। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। अब हम पढ़ेंगे ओशियन, समुद्र के बारे में। ओशियन, आपने व्हेल को देखा है ना, देखिए मुझे सामने दिख रही है वो क्या है, व्हेल है। व्हेल को देखा है, व्हेल है या फिर डॉल्फिन है, ये सब आपने अपने टीवी चैनल के थ्रू देखा होगा कि डॉल्फिन रहता तो पानी में है मगर बीच इसमें ऊपर भी आता रहता है। ये ऊपर क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों आता है, ये ऊपर ऑक्सीजन को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। इसकी बॉडी में देखिए एक छेद है, यहाँ पे देखिए आपको वो सामने दिख रहा है ना, हाँ, इसकी बॉडी में एक छेद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लो होल या फिर वात छिद्र। डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं होता, इनके सिर पर ब्लो होल होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते, ये सिर पर स्थित नासाद्वार वात छिद्र या फिर ब्लो होल से सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल को बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। मीन्स ये बहुत देर तक अंदर रहते हैं, उसके बाद जब बाहर आते हैं अपने होल के थ्रू, जो उनके ऊपर अभी बॉडी मैंने दिखाया था, उस होल से पानी को बाहर निकालते हैं और उस होल में स्वच्छ वायु को अंदर भर लेते हैं, फिर ये अंदर वाटर में चले जाते हैं। ये इनका प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। अब आता है पॉन्ड या फिर लेक, तालाब और झील। यहाँ ये बताया जाएगा कि रूट कैसे डिफरेंट होता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट में। जो जड़ें होती हैं यहाँ पर देखिए फिगर में, वो अगर मान लीजिए कोई एक्वेटिक प्लांट है या टेरेस्ट्रियल प्लांट है, दोनों में किस तरह से अलग अलग होती हैं। कुछ पौधों में जो पानी में तैरते हैं जैसे कमल का फूल हो गया, और कुछ पानी में डूबे रहते हैं ना। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जलीय पौधे होते हैं एक्वेटिक प्लांट, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो पौधे पानी में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, और दूसरा होता है कि जिनकी पत्तियाँ फिर जो पौधे पानी पर तैरते रहते हैं और कहीं न ठीक। लेकिन जो पौधे जो पानी पर तैरते रहते हैं वो पानी के अंदर ही कहीं न कहीं डिवाइडेड होते हैं जिससे पानी उनके बीच आसानी से पास हो सके, ठीक है, क्योंकि पूरा चीज़ पानी के अंदर है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी ही पत्तियों को तोड़ दे, इसीलिए इनके पत्तियों के बीच में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। एग्जाम्पल में आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम मेढक की बात करते हैं, मेढक जो होता है आमतौर पर तालाब में पाया जाता है, लेकिन मेढक एम्फीबियंस होता है, वो वाटर और लैंड दोनों पे रहता है, ठीक।
अब हम इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ की, कि अच्छा बताइए, क्या आप पहले जैसे थे वैसे ही अब हैं? नहीं। या फिर जैसे आप 4 साल के थे वैसे ही आप अभी भी हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ तो परिवर्तन हुआ है ना। हाँ, तो ये जो परिवर्तन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बताया जाएगा कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सब में ग्रोथ होता है। ये ही लिविंग्स होने का यही गुण है, क्या? ग्रोथ होना, यही इनकी प्रॉपर्टी है, चाहे प्लांट हो या एनिमल। या इसके अलावा और भी कोई गुण होते हैं? हाँ, होते हैं ना। लिविंग थिंग्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे फर्स्ट है कि वो ग्रोथ करते हैं, और क्या, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। यस, लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। और क्या करते हैं लिविंग बींग्स? एक्सक्रिएशन भी करते हैं, मीन्स उत्सर्जन करते हैं। अब एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है? कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। तो ये लिविंग थिंग्स भी करते हैं। लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही काम करते हैं। ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा है ना यहाँ पर, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है। क्या सभी सजीव वृद्धि में परिलक्षित है? मीन्स सब में वृद्धि होता है? यस ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे वृद्धि को कितनी अच्छी दिखाया गया है। ये बच्चा देखिए छोटा है, फिर बड़ा होते 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 यहाँ देखिए लास्ट में एक एडल्ट बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वृद्धि बताया गया कि वृद्धि जो होता है वो सब में होता है। और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक टॉपिक आपको बताना है कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये क्या होता है? जैसे अब बताइए, जब भी कुछ खाने की खुशबू आती है तो आपका क्या होता है? लार टपकने लगता है। जैसे आप बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी किचन में पकौड़े छाने लगी या फिर कुछ और न्यू डिश बना रही हैं, तो आपको क्या खुशबू आएगी ना, खुशबू से तुरंत लार टपकने लगता है ना। तो यही हमारा क्या है? लार टपक रहा है, मीन्स आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर कोई जीवित होता है तो ही उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मरा हुआ व्यक्ति रहेगा तो वो भी रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉडी रिस्पॉन्ड कब करती है? जब तक वो क्या होती है? जीवित होती है। इसे ही हम बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। ये बदलाव हो रहा है, जैसे जो अच्छा खाना बन रहा है वही हमारा क्या है? स्टिमुलाई या फिर उद्दीपन। और जो लार टपक रहा है वो हमारा जो इसे क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्ड या फिर प्रतिक्रिया। ओके। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ये भी है कि अभी आपके घर पे गैस पर गर्म गर्म पानी उबल रहा है। ठीक, अगर आपका हाथ गलती से पानी पे चला गया और आप क्या करते? तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं ना। मीन्स आपको क्या फील हुआ कि हाँ ये गर्म है, तो ये क्या हुआ? ये भी रिस्पॉन्ड आपकी बॉडी की। और आपने एक पौधे का नाम सुना है? मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट देखा है? इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट। इसे क्या कहते हैं? टच मी नॉट। इसका जो है वो पूरा नाम है मिमोसा पुडिका। क्या नाम है? मिमोसा पुडिका। आप जैसे इसे छूते हो इसकी पत्तियाँ क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। यस, आप इसे छुई मुई भी कह सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है एनसीईआरटी के इस चैप्टर के। तो इस तरह से आपका चैप्टर 9 टोटली कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, we will meet in next video. Thank you for watching. Like, subscribe and share.